सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जे एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज रोटेशनल मोशन। तो ऑलरेडी रोटेशनल मोशन के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, सब्जेक्टिव टाइप भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। मैं एक चीज बता दूं, जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, स्पेशली मैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर तुम मैं बता दूं कि अगर तुमने पूरे के पूरे सब्जेक्टिव टाइप भी अगर कंप्लीट कर रखे ना जेईई एडवांस के, जो भी 1978 से लेके 2006 तक 5 तक जो भी आए क्वेश्चंस, वो भी अगर कर लिए ना, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें रिवाइज हो जाते हैं। ऑनेस्टली करना, ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन देख लिया या फिर ये खुद से बहुत बार अटेम्प्ट करना है, फिर जहां पर नहीं समझ में आया वो देखना है, या फिर अगर कुछ ऑल्टरनेट अप्रोच अगर देखना चाहते हो तो वो यहां से देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस सॉल्यूशन बैठ के रट लिए या फिर वो कर लिया, ऐसा नहीं करना है ना। खुद से ऑनेस्टली उसको करना है, फिर उसके बाद तुम देखोगे तो सॉल्यूशंस भी तुमको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, या फिर कुछ अगर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली कुछ मिस्टेक हो रहा है तो वो चीज यहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। ब्लाइंडली सॉल्यूशंस मत देखो, ठीक है। तो हम लोग आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, 4 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, बट ये जो 4 क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चंस के बराबर है। अच्छे अच्छे बुक्स निकाल लो, उससे बढ़िया सवाल तुमको इसमें मिलेंगे, मोस्ट ऑथेंटिक और बढ़िया सवाल, है ना। और हमारा सीक्वेंस भी होगा, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो हम, ये जो क्वेश्चन होगा ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा और ये तीसरा होगा, और ये चारों क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो भी हमने जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू कर रखे हैं, है ना, सब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप, मैथ दो कॉलम टाइप, जो भी है सब कुछ एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और सीक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 2 3 4 सब कुछ अच्छे सीक्वेंशियली अरेंज किया हुआ है ना, ईयर वाइज अरेंज किया हुआ है। वो सब एक प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है जेईई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज, ऐसा करके कुछ है, जेईई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके है। और उसको खोजने की जरूरत भी नहीं है, उसका या तो चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां से जाके एक्सेस कर लो, या फिर उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तुमको, बस वहां जाके क्लिक करना है, तुम डायरेक्टली वहां पर रीडायरेक्ट हो जाओगे उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात। तो पहला सवाल हमारे पास है जेईई 1998 का, 1998 का, टोटल 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा किस क्वेश्चन, मेरा पढ़ने का मतलब ये भी रहता है ना कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें, वो भी चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा देख के खुद ही आदमी धराशायी हो जाएगा, लेकिन ऐसे बड़े सवाल भी आ सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में। अभी ऐसा मत समझो कि नहीं आ सकते, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में आ जाएगा, और ए बी सी करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वेज ऑफ मास m एंड ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस ए बी बी सी सी ए इक्वल्स टू 2r। तो यहां पर देखो ए बी सी करके एक हमारे पास में वेज है जिसका की मास है m, है ना। और ए बी सी सब 2r लेंथ का, ये भी 2r लेंथ का, ये भी 2r लेंथ का, ये भी 2r लेंथ का, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो 60 डिग्री हो जाएंगे, सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इतना सा इंफॉर्मेशन हमें मिला है। अब ये वेज क्या कर रहा है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस वी आई कैप। तो देखो यहां पर एक्स वाई जेड इसने एक्सिस बना रखा है ना, इधर एक्स रखा है, ऊपर की तरफ जेड रखा है, और पीछे की तरफ वाई एक्सिस बना रखा है ना। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में इस तरह से इसकी वेलोसिटी v है, इसलिए इसको माइनस वी आई कैप लिख दिया है, ठीक है। ये वेज किधर मूव कर रहा है, ये वेज नेगेटिव एक्स एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। आगे क्या बोलता है, मूविंग कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस r फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ है ये जो है ना, ये टेबल है, ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है यहां पर। और यहां पर एक स्फीयर रखा हुआ है, ये एक स्फीयर रखा हुआ है, और ये जो है वेज इसकी तरफ बढ़ता चला रहा है ना, स्फीयर की रेडियस r है। इतनी इंफॉर्मेशन है। द वेज मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द फिक्स्ड स्फीयर। यहां पर जो फिक्स्ड स्फीयर है उसके साथ इलास्टिक कोलिजन, वेज ऐसा जाता है और टकराता है इसके साथ, ऐसा, है ना, इस तरह से वेज पहुंच जाता है इसके साथ, इस तरह से टकरा जाता है, और कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। आगे बोला गया है रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन, मतलब जाके टकराता है और फिर वापस उसी पाथ में रिट्रेस कर जाता है। कोई ऐसा नहीं कि टकराया और बिल्कुल ऐसा घूम गया, घूमने के यहां बात ही नहीं हो रही, टकराया
सीधा साधा बच्चा है, टकरा के सीधा सीधा वापस लौट गया। और इलास्टिक कॉलिजन भी है, ये टकरा के अगर इलास्टिकली वापस इलास्टिक कॉलिजन हुआ और टकरा के ये वापस आता है। और एक चीज ध्यान रखो, यहां पर जो स्फीयर है वो कैसा है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये जमीन से चिपका हुआ है, यहां से जमीन से चिपका हुआ है, हिल नहीं रहा है। तो ये इलास्टिक कॉलिजन है। ये वेज जो है इसके साथ टकराते समय इसकी वेलोसिटी है v, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी उल्टी डायरेक्शन में v, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है ना। ये वही वाली बात हो गई, एक गेंद है, गेंद को तुम एक फिक्स्ड दीवार में गेंद को तुम ऐसा फेंकोगे और इलास्टिक कॉलिजन अगर हो रहा है तो गेंद तुम्हें वापस से v स्पीड से तुमको रिसीव होगी। इतना तो कॉलिजन में पढ़ा होगा। इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, फिक्स्ड दीवार है और तुमने गेंद फेंकी, यहां पर फिक्स्ड स्फीयर है जो कि जमीन के साथ पूरा चिपका हुआ है ना। पूरा जमीन और स्फीयर एक पार्ट हो गया, एक चीज हो गया, उसमें जाके कोई चीज टकरा रहा है, कोई चीज अपना माथा फोड़ रहा है, तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद वो उसी डायरेक्शन में v से जाएगा, है ना। वापस मतलब उल्टे जिस डायरेक्शन में टकरा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो टकरा के इस तरह से जाएगा, क्योंकि रिट्रेसेस इट्स पाथ बोल चुका है इसने, रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, है ना। तो v से अगर ये जा रहा था, इलास्टिक कॉलिजन के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि ये v से इस तरह से जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कहां तक पढ़ा था हमने? नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन एंड सपोज द वेज रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब यहां पर कोई इधर उधर कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई, है ना। वो सब चीज मत सोचना, कहीं पर भी सब सारा स्मूथ है, कहीं पर भी फ्रिक्शन की बातचीत नहीं हो रही है। अब ये जाके इसके साथ जब टकराता है ना, उस समय की बात हो रही है कि बहुत छोटे टाइम के लिए, आप टकराना तो छोटे टाइम के लिए नॉट होता है, कभी जाके अपना दीवार में अपना सर से टकराना एक बार ढम, छोटे टाइम के लिए होगा लेकिन प्राण निकल जाएंगे, है ना। तो वही छोटे टाइम के लिए ये जो वेज जाता है यहां इसके पास इस तरह से टकराता है, छोटे टाइम के लिए होगा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी। और इस समय ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग विच द स्फीयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन द वेज। जब ये टकराता है ना तो स्फीयर इस पे एक फोर्स लगाता है, और वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा मानने के लिए बोल रहा है। ऐसा कांस्टेंट रहता नहीं है, जब भी दो चीज टकराते हैं तो जो फोर्स है वो चेंज होता जाता है, लेकिन यहां पे बोल दिया गया है, मानना है कि ये जब टकरा रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो मान लेंगे कांस्टेंट यहां पर, है ना। जो यहां पर ऐसा बोल रहा है कि ये जो डेल्टा टी टाइम के लिए जब कॉलिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो जो फोर्स है वो एफ है, दैट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वेरिएबल नहीं माना है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हमें इस पे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए, ये सी नहीं है, इस पे दो पार्ट में इसमें क्वेश्चन पूछे गए, ए और बी। एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द फोर्स एंड ऑल्सो द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द वेज ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। तो पहले तो ये फोर्स हम लोग निकालते हैं, नॉर्मल हम लोग बाद में देखेंगे टेबल कितना नॉर्मल लगा रहा है, पहले ये फोर्स हम लोग देखते हैं। जो ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स स्फीयर लगा रहा है इस वेज पे। तो टकराने के समय का कुछ हम लोग बनाते हैं, है ना। टकराने समय कैसा होगा, सपोज ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, और ये टेबल है, ठीक है, और इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। ये हमारा टकराने के जस्ट जब टकरा रहा होगा तब का केस हम लोग ऐसा बना रहे हैं। ये वेज है, थोड़ा ओ ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में वो मिटा दिया, ठीक है। अब ये सब 60 डिग्री है, वो बताने की जरूरत नहीं है, सब 60 डिग्री है, सारे एंगल 60 डिग्री के। ए बी सी, ए ऊपर था ना, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये इस तरह से। अब जब भी ये टकराएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। ये फ्रिक्शन और ये सब कुछ सब जगह स्मूथ है, तो एक ही फोर्स लगेगा यहां पर। जब टकराएंगे वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। जब दो चीज इस तरह से टकरा रहे हैं वो नॉर्मल फोर्स ही लगाएंगे एक दूसरे पर। तो ये जो स्फीयर है ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल कैसे लगाएगा? इसका जो सेंटर है, सपोज इसका सेंटर को ओ बोल देता हूं, स्फीयर का जो सेंटर है वो ओ है, तो यहां से इस तरह से परपेंडिकुलर यहां पर जो वेज है यहां से परपेंडिकुलर यहां पर लगाएगा। और ये जो लाइन को मैं फर्दर इस तरह से एक्सटेंड करता हूं तो ये यहां से भी परपेंडिकुलर हो गए, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा फोर्स। और वही फोर्स जब कॉलिजन हो रहा है तो वही फोर्स यहां पर लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग उस फोर्स को बोला गया, वो एफ बोला गया। तो एफ जो फोर्स लगेगा वो यहां पर ऐसा लगेगा, है ना। अब टकराने से पहले इस वेज की जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी? इधर थी, है ना,
टकराने से पहले वेज की वेलोसिटी v इधर थी, टकराने के बाद वेज की वेलोसिटी कितनी हो गई, v इस उल्टे डायरेक्शन में हो गई। तो इसकी चेंज इन मोमेंटम हम लोग बात करें, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ये कितना हो गया इस वेज के लिए, कितना डेल्टा p हो गया, फाइनल v फाइनल माइनस v इनिशियल, m इंटू v फाइनल इंटू v इनिशियल, m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। और ध्यान से देखो v फाइनल क्या है, v आई कैप है ना, और v इनिशियल क्या था इसके लिए, माइनस ऑफ v आई कैप। तो ये बेसिकली कितना हो गया 2mv x डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव x आई कैप डायरेक्शन में। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ये है चेंज इन मोमेंटम। और इस चेंज इन मोमेंटम को देने वाला कौन, इंपल्स, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ना। तो ये जो j है इज बेसिकली नथिंग बट f dt हम लोग लिखेंगे, f इंटू dt, f dt, जब ये ड्यूरिंग कॉलिजन, f dt ड्यूरिंग कॉलिजन लिखेंगे, बट ये फोर्स कांस्टेंट है और ये dt का इंटरवल कितना 0 से डेल्टा t है, ये इंपल्स लग रहा है, ये चेंज इन मोमेंटम कर रहा है, किसके लिए, इस वेज के लिए, है ना। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो f डेल्टा t हमारे पास में निकल के आएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, अदरवाइज फोर्स को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते थे इंटीग्रल से, है ना। तो क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट दे दिया इसलिए यहां पर हम लोग f डेल्टा t लिख सकते हैं यहां पे। अब ये जो f डेल्टा t है, इसी ने मोमेंटम इसका मोमेंटम का चेंज कराया, लेकिन ये f डेल्टा t जो है इसकी डायरेक्शन क्या, देखो f की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो f का कौन सा कंपोनेंट ये जो मोमेंटम का चेंज कराया है, f का ये वाला कंपोनेंट, है ना, f का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि जो मोमेंटम का चेंज जो है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, x डायरेक्शन में हुआ है, मोमेंटम का चेंज ओनली इसमें x डायरेक्शन में हुआ है। तो f का ये वाला कंपोनेंट उसने मोमेंटम का चेंज कराया है। तो ये अगर हम लोग बोले, देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, है ना, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, है ना, इतनी ज्योमेट्री आती होगी, और ये 30 डिग्री हो गया। तो f का cos 30 डिग्री मोमेंटम का चेंज कराया है अलोंग x डायरेक्शन। तो यहां से बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, f का cos 30 डिग्री इंटू डेल्टा t, इसने x डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज किया है, वो कितना किया है 2mv, ठीक है ना। इस फोर्स के इस कंपोनेंट ने मोमेंटम का चेंज किया x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से हम लोग f निकाल सकते हैं, f इंटू कॉस 30 इज √3/2, तो √3/2 डेल्टा t दैट इज 2mv। यहां से f की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 4mv डिवाइडेड बाई √3 डेल्टा t, दिस इज द वैल्यू ऑफ f, ठीक है। ये तो f निकाल दिया। अच्छा, ये f हमने एक फाइंड द फोर्स पूछा था। अब दूसरा पूछा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो मैं बाकी चीजों को रब करता हूं तो थोड़ा क्लियरिटी आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसको हटा दो, बाकी को हटा दो, इसको भी हटा दो। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, जो काम की चीजें बस उसको रखो यहां से, ठीक है। इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो एक तो ये F लग रहा होगा, है ना, एक ये F लग रहा होगा, और वेज की बात कर रहा हूं, एक लग रहा होगा इस पे mg, इसका मास m दिया हुआ है, तो एक F लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और कुछ इसमें नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, कुछ नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा। नॉर्मल ऑफ सेंटर्ड ही लगेगा, बिल्कुल सेंटर में लगेगा ही नहीं। अगर बिल्कुल ये चीज भी तुमको अगर तुम एनालाइज कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ये जो नॉर्मल है ये बिल्कुल अभी इसके सेंटर से पास नहीं होगा। अगर नॉर्मल बिल्कुल सेंटर से पास होता ना तो इस फोर्स का टॉर्क आ जाता, ध्यान देखो, जो F फोर्स का है ना उसका टॉर्क आ जाता सेंटर के अबाउट, तो ये घूम जाता, लेकिन घूम नहीं रहा है ये, है ना। तो n शिफ्ट करेगा, यहां शिफ्टिंग ऑफ n होगा। n यहां पर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर तुम एनालाइज कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर तुमने शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल टॉपलिंग पढ़ा होगा अपने उसमें क्या बोलते हुए रोटेशनल मोशन में, तो ये चीज तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि नॉर्मल इस तरह से शिफ्ट होगा। अब किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो इस फोर्स पे डिपेंड करता है कि ये फोर्स कैसा लग रहा है। ये जो कैपिटल F वाला जो फोर्स है ना वो डिसाइड करेगा कि नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा। तो यहां पर देखो खैर मैं बताऊं क्या, ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन चलो बता देता हूं। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, अगर नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट
नॉर्मल अगर सेंटर से पास करता तो नॉर्मल और mg का जो टॉर्क है वो तो खत्म हो जाता, तो कैपिटल F का फोर्स उसको घुमा देता। लेकिन क्योंकि घूम नहीं रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, तो ये नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ेगा इसको कंपनसेट करने के लिए। इस जो कैपिटल F का जो टॉर्क है उसको कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ेगा इधर उधर। और अगला जो पार्ट है ना, जो बी पार्ट है इसका, उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा किधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल इधर हमने शिफ्ट नहीं भी बनाओगे इस ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल तो शिफ्ट होगा। अब तुम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन में भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है। खैर, वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, देखो नॉर्मल किसको किसको बैलेंस कर रहा है, एक तो नीचे mg को बैलेंस कर रहा है और फोर्स का एक कंपोनेंट है। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जरा ध्यान से देखो, फोर्स का इधर नीचे वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो जो कि इंपल्स दे रहा है x डायरेक्शन में, और ये जो नीचे वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा f का साइन 30 डिग्री, दैट इज f साइन 30 डिग्री। इन दोनों को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, है ना। तो mg तो mg लिख दो इसको, प्लस f इज बेसिकली यही वाला f होगा 4mv बाई √3 डेल्टा टी इंटू साइन 30 इज 1/2, तो इसको मैं हाफ कर देता हूं, सीधा 2mv लिख देता हूं, है ना। दिस इज माई नॉर्मल। और इसकी डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, देखो यहां से z डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये k कैप डायरेक्शन में हो गया। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये जो फोर्स है इसको भी बेचारे को थोड़ी इज्जत दे देनी चाहिए हमें, इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिख देना चाहिए। ये जो फोर्स है, तो फोर्स को देखो वेक्टर फॉर्म में बहुत आराम से लिख सकते हो। फोर्स के दो कंपोनेंट हमने देखे ना, एक x डायरेक्शन में, तो f को मैं लिख सकता हूं देखो 4mv बाई √3 डेल्टा टी, है ना, इनटू ये देखो x डायरेक्शन में f का कौन सा कंपोनेंट है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री i कैप डायरेक्शन में, और नीचे इज माइनस k कैप, तो माइनस साइन 30 डिग्री इन k कैप। ये वेक्टर को रिजॉल्व करना तो आता ही होगा, ये कर लोगे तुम लोग। f वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 4mv बाई √3 डेल्टा टी, लिख दो बाकी √3/2 i कैप माइनस 1/2 k कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में यहां से लिख सकते हैं। चलो इसके बी पार्ट में देखते हैं, जो मैंने जो टॉर्क वाला जो चीज बताया ना और नॉर्मल का जो शिफ्टिंग बताया, वो यहां पर तुमको और थोड़े से हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट h डिनोट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैं एक बार फिर से वेज बना देता हूं, है ना, थोड़ा इस तरह से वेज को बना दे, सिर्फ वेज बनाते हैं अभी। और जहां पर टकराया था, वो जो टकराया था वो यहां पर टकराया था सपोज, तो यहां से ये हमारा हमने ये फोर्स बनाया, है ना, कोलिजन हुआ यहां पर इस पॉइंट में, तो ये हमने फोर्स F बना दिया 4mv बाई √3 डेल्टा टी, ये फोर्स है। ठीक है, तो लेट h डिनोट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द वेज। सपोज यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज होगा, है ना, यहां पर सेंटर ऑफ द मास ऑफ द वेज है, C बोल देते हैं, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मैं कुछ इस तरह से बना दूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि यहां से परपेंडिकुलर है, ये इस जगह से परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना। तो ये फोर्स में थोड़ा छोटा करके यहां बना देता हूं, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज h। सो यहां से मैं इसको h बोल देता हूं, दिख रहा है क्या, थोड़ा दूसरे पेन से लिख देते हैं तो क्लियर होगा। ये डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज h। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ द वेज। तो सेंटर के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट, जो कि इसका अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो सी पॉइंट से एन का नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि नॉर्मल शिफ्ट क्यों हुआ। तो देखो यहां पर हम लोग, हमारे पास फोर्स कौन कौन से है, फोर्सेस जो है वो एक तो F है, दूसरा mg है और तीसरा नॉर्मल है। इतने ही फोर्स है टकराने के टाइम पे, है ना। तो यहां से जो फोर्स जो F वाला जो फोर्स है वो तो हमें दिख रहा है ना, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स आएगा। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स आएगा, मैं ऐसा लिख दूं, टॉर्क ड्यू टू फोर्स, दिस फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल। ये जीरो होने वाला है क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये घूम नहीं रहा है ना, बोला गया क्वेश्चन में घूम नहीं रहा है, तो इनका सम जीरो हो जाएगा। अब टॉर्क, फोर्स का टॉर्क देखो, इस फोर्स का टॉर्क, तो ये फोर्स
इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्टली हमें h निकाल के दिया हुआ है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये तो टॉर्क ड्यू टू एफ हो गया। टॉर्क ड्यू टू mg क्या होगा, mg तो यहीं से पास होने वाला है ना, उसका टॉर्क तो ऐसे भी जीरो हो गया, mg का जीरो हो गया। बचा नॉर्मल का, तो नॉर्मल का टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल ऐसा लिख देते हैं हम लोग, है ना, बराबर जीरो। अब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल हम लोग देखो -4mv/√3 डेल्टा टी इंटू एच। जो सेंस, ये जो टॉर्क का सेंस है उससे ऑपोजिट सेंस में आ रहा है ना। इस फोर्स का जो टॉर्क है, mg को हटा देता हूं एक मिनट के लिए, इस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है h भी हटा देता हूं, इस फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है अबाउट c, उसके ऑपोजिट सेंस में है, ऑपोजिट सेंस में नॉर्मल का टॉर्क। नॉर्मल अगर सीधा सीधा अगर नॉर्मल जो है ना वो ऐसा सेंटर से ऐसा पास होके बनाते तो नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाता, मतलब सेंटर से पास नहीं हो रहा है नॉर्मल। नॉर्मल का अगर हम लोग ऐसा बना दे, इधर शिफ्ट हुआ अगर ऐसा बना दे, तो नॉर्मल का और इस फोर्स का टॉर्क दोनों सेम सेंस में आ जाएगा। देखो नॉर्मल का और इस फोर्स का जो टॉर्क है, अगर नॉर्मल को मैं ऐसा बना देता ना, इधर कहीं शिफ्ट होता हुआ बनाते था ऐसा, तो यहां से हम लोग डिस्टेंस लेते सेंटर के अबाउट, ये डिस्टेंस इनटू नॉर्मल करते और इसका फोर्स दोनों का सेम सेंस में आ जाता। इसका भी इधर इस सेंस में आता और इस फोर्स का भी सेम सेंस में आ जाता टॉर्क, ठीक है। तो इधर भी शिफ्ट नहीं किया होगा क्योंकि सेम सेंस में नहीं, ऑपोजिट सेंस में आ रहा है, मतलब नॉर्मल इधर शिफ्ट नहीं किया होगा, नॉर्मल जो शिफ्ट किया होगा ना वो इधर कहीं किया होगा नॉर्मल शिफ्ट, ऐसा थोड़ा बड़ा बना दिखा रहा हूं, है ना। तभी देखो इस सेंटर के अबाउट ये जो फोर्स है उसका जो टॉर्क आएगा वो कैसे आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा, वो किस सेंस में आएगा, इसका इस सेंस में आएगा, है ना, इस सेंस में आएगा। और नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा वो किस सेंस में आएगा, वो इस सेंस में आएगा, आर क्रॉस एफ करेंगे तो देखो, है ना, आर क्रॉस एफ करो यहां से, ये आर वेक्टर है और एफ वेक्टर है, तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो उल्टा ऑपोजिट में आना चाहिए नॉर्मल का। तो देखो अब सही है, इसका मतलब जो नॉर्मल जो शिफ्ट हुआ है ना वो इधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में, इस तरफ से सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में इधर शिफ्ट हुआ है नॉर्मल। और कितना एग्जैक्टली शिफ्ट हुआ है वो भी निकाल सकते हो तुम, इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो अगर पूछ लिया गया नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल था, तुम्हें नॉर्मल का शिफ्टिंग का टॉपलिंग का जो केस है वो भी यहां से कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ओके, सो अब हम लोग यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 1998 में, टोटल 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए आसान सा सवाल। क्वेश्चन में बोला गया है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस आर एंड मास एम। तो एक डिस्क देख सकते हैं हम लोग, इस तरह का सर्कुलर डिस्क है हमारे पास में, और इसका मास दिया हुआ है m और इसकी रेडियस दी हुई है r। A particle also of mass m is fixed at point A on the edge of the disk as shown। तो यहां पर एक पार्टिकल भी रखा गया है, इसको चिपका दिया गया है, यहां पर फिक्स कर दिया गया है, वो पार्टिकल का भी मास m है, ठीक है। The disk can rotate freely about the fixed horizontal chord PQ। तो PQ के अबाउट, इस कॉर्ड के अबाउट ये घूम सकता है। कैसे घूम सकता है, सपोज ये डिस्क है, ये डिस्क तो सर्कुलर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी ये इस तरह का डिस्क है समझ लो, है ना, और इस कॉर्ड, ये इसका कॉर्ड है, तो इसके अबाउट ऐसा घूम सकता है, ऐसा, है ना, पूरा ऐसा घूम सकता है, ऐसा घूम रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज समझ में आता होगा तुमको। इस तो हमारे जो एक्सिस हो गई वो ये वाली एक्सिस हो गई, है ना, और ये कहां पे लोकेटेड है, PQ, दैट इज एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर C। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो डिस्टेंस है दैट इज r/4, ठीक है। द लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो वो तो दिख रहा है यहां पर परपेंडिकुलर है और इधर से सेंटर से पास हो रहा है ना, ये M। इनिशियली द डिस्क इज हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन। इनिशियली कैसा है, ये वर्टिकल है, और ये कॉर्ड ऐसा है, ये वर्टिकल है ना, इनिशियली रेस्ट पे यहां से छोड़ा गया इसको, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पे, और ये मास हाईएस्ट पोजीशन पे। इट इज देन अलाउड टू फॉल सो दैट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट PQ। अब इसको फॉल करना स्टार्ट किया, मतलब अलाउ कर दिया गया, तो अब ये ऐसा फॉल होगा, है ना, और ये PQ के अबाउट इस तरह से, मतलब PQ को एक्सिस लेके अपना इसका रोटेशन का एनालिसिस हमको करना है। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द लोवेस्ट पोजीशन। तो ऐसा था, स्टार्टिंग में छोड़ा गया, लोवेस्ट पोजीशन पे जब पहुंचा तो जो मास है वो यहां पर नीचे में है, तो इस टाइम पे हमें इसकी लीनियर स्पीड बतानी है, इस स्मॉल m की, जो यहां पर चिपका दिया गया इसकी, ठीक है। तो सीधा सा आसान सा सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके घूमने के कस्ट को निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, अबाउट
पी क्यू, क्योंकि पी क्यू के अबाउट हम लोग इसको घुमा रहे हैं ना, तो घूमने के कष्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग घूमने का एनालिसिस कर सकते हैं किस हिसाब से घूम रहा है ये, और फिर घूमने का एनालिसिस कर लेंगे तो ओमेगा और वी हम लोग रिलेशन तो हमको आता है अबाउट एक्सिस, है ना। अबाउट एक्सिस हमें ये समझ में आ रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट एक्सिस। सारे इनफैक्ट सारे जो रिजिड बॉडी के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, तो ये भी कर रहा होगा। ठीक है, तो ओमेगा इनटू इससे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमें वो निकल जाएगा, उसकी जो लीनियर स्पीड पूछी हुई है वी निकल जाएगा हमें। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास चैलेंज है कि हमें आई अबाउट पी क्यू निकालना है। अब पी क्यू निकालने के लिए अब क्या करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैसा पता है, इसका मोमेंट, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके सेंटर ऑफ मास के यहां सी के अबाउट अंदर जो एक्सिस जा रही है इसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है। तो अब क्या करें, इस पी क्यू के अबाउट कैसे निकालें, तो हम लोग सबसे पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सिस चूज करेंगे और ये एक्सिस चूज करेंगे, दोनों सिमेट्री हैं तो दोनों का हम लोग लिखेंगे आई, इसके अबाउट भी आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट भी आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई प्लस आई बराबर आई अबाउट दिस सेंटर, है ना। सेंटर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो सेंटर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास और दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और वो कितना है वो हमें पता है mr²/2। ठीक है, तो इसके अबाउट भी आई है, ये इसके अबाउट भी आई है जो कि सिमेट्री है, तो ये जो आई निकल जाएगा हमारे पास में दैट इज mr²/4। ये हमने निकाला किससे, हमने निकाला इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, अब ये एक बार निकाल लिया तो हमें ये पता है कि इसके अबाउट आई आ गया, है ना, इस जो ये डॉटेड वाला एक्सिस बनाया इसके अबाउट आई आ गया। तो अब इसका मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां से r/4 डिस्टेंस पे अबाउट पी क्यू इस डिस्क का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। तो इस डिस्क का भी सिर्फ निकाल रहा हूं, ठीक है, बाद में इस जो स्मॉल m है यहां पर जो लटका हुआ उसका भी निकाल देंगे, पहले मैं डिस्क का निकाल रहा हूं। तो ये तो आ गया i, तो i प्लस mr² लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा लिख देता हूं mr²/4 प्लस md², और d कितना है यहां पर r/4 इंटू r/4 का होल स्क्वायर। ये हमने लिखा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो शुरुआत में हमने ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, फिर उसको हम लोग पैरेलली पीक्यू के अबाउट हमने उसको शिफ्ट किया और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया उसके ऊपर। तो ये डिस्क का अबाउट पीक्यू, ये डिस्क का आ गया हमारा, दिस इज अबाउट डिस्क, आई ऑफ डिस्क अबाउट पीक्यू जो एक्सिस है। तो ये तो निकाला, अब बच गया कौन, अब बच गया ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला मास है ये वाला, ये बच गया। अभी इसका भी हिसाब किताब करते हैं। इसकी दूरी एक्सिस से कितनी है, इसकी दूरी एक्सिस से r प्लस r/4 है, दैट इज 5r/4 में लिख देता हूं इसको, है ना, 5r/4। तो ये तो पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा, तो m सबको स्मॉल m लिख देते हैं ना, सब स्मॉल m है तो स्मॉल m की तरह लिख देते हैं, m इंटू 5r/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास में i अबाउट pq। अच्छे से इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, m को स्मॉल लिख रहे हैं, mr²/4 प्लस mr²/16, ठीक है, प्लस 25 mr²/16। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन गया 16 और 4 यहां पर 4 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा कितना 25 इंटू mr²। सबसे कॉमन निकाल दिया था, तो ये बन गया मेरे पास में कितना 25 4 29 और 1 30, 30/16 mr²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 15 और 2 8 16, 15/8 mr²। ये एक सुंदर सा प्यारा आई अबाउट pq, इस कंप्लीट सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट लाइन pq दैट इज 15/8 mr²। तो यहां से एक चीज हमने तो ये निकाल दिया। अब हम लोग इसका रियल में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब घूम कैसे रहा है देखो, यहां पर मैंने यहां पर ये भी बनाया था, मैं दिखाना भूल गया। ये ऐसा है, जब ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, वर्टिकल घूम जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से ये हमें दिखेगा सर्कल, है ना, ऐसा था, ऐसा घूम जाएगा तो इस तरह से हमें सर्कल दिखेगा, जो ब्लू वाला सर्कल मैंने बना रखा है पूरा घूम जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर भी बता देता हूं। चलो, तो जब वर्टिकल पोजीशन में था तो इस तरह से था ये डिस्क, है ना, और उसके बाद क्या होगा, ये जब
इस तरह से ऐसा इस तरह से ऊपर में था, अब ये पूरा घूम जाएगा एक बार, है ना, अबाउट पी क्यू, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा बड़ा बना दिया सर्कल क्या, ये इस तरह से कुछ दिखेगा, है ना, ये सर्कल ऐसा होगा। तो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल जो था हमारा वो मास m का, वो यहां पे था। फाइनली जो पार्टिकल है वो pq के बाद घूमने के बाद यहां पर कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है कि जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, लीनियर स्पीड पूछा गया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन बोल दो या वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी में बोल देता हूं, वर्क एनर्जी। हम लोग इस टर्म्स में लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब स्टार्टिंग में ऐसा था और घूम के ऐसा हो गया डिस्क, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, ध्यान से एनालिसिस करो इसका। सबसे पहले तो देखो ये लाइन PQ के अबाउट जो जितना ऊपर था वो उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे रिजिड बॉडी में, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे अबाउट लाइन PQ, क्योंकि वो इसकी एक्सिस है, PQ इसकी एक्सिस है। तो रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स इस लाइन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, है ना। तो अब जितना ऊपर होगा PQ से, ये जितना ऊपर होगा वो PQ के जस्ट उतने ही नीचे में आया होगा। मतलब ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, इस m इंटू जी इंटू इसका ये जो हाइट बना रखा है ना मैंने, ये हाइट इसका डबल हाइट होगा, है ना, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट बराबर, ये दोनों ही h है, समझ लो, ये भी h है, ये भी h है। तो मैं ऊपर वाला जो h है इसका डबल कर देता हूं, 2 इंटू ये वाला h का डबल कर देता हूं। तो ये वाला h कितना है, जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक तो r है और नीचे में r/4 है, दैट इज 5r/4। ये हो गया जब ये मास यहां से यहां आया तो ग्रेविटी का वर्क डन, प्लस अब इसको हटा दो, ये तो हमारा काम हो गया इसका। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे था पहले, यहां से r/4 में, तो नीचे भी वो कितना आएगा, r/4 ही आएगा। तो m उसका मास भी m इंटू जी इंटू 2 इंटू r/4, r/4 पहले ऊपर था और r/4 नीचे आ गया, तो r/2 नीचे आया इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो इतना वर्क डन किया ग्रेविटी ने इस पूरे सिस्टम पे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने क्या किया है, इसको पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी मान लिया है, रिजिड बॉडी होगा ना, क्योंकि पूरा वो ये डिस्क पे पूरा ये चिपका ही हुआ है ना, डिस्क पे चिपका हुआ वो उसके साथ फिक्स्ड है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू आई एक्सिस, आई अबाउट PQ इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां से मैं ओमेगा निकालूंगा और V निकाल दूंगा, है ना। तो यहां से 2 दूनी के 4 ऐसा काट रहे हैं हम लोग, ये कितना बन गया, ये 5mgr/2 प्लस इधर वाला टर्म बच गया 2 दूनी के 4 mgr/2 बराबर हाफ इंटू आई अबाउट PQ मैंने निकाल के रखा है 15/8 mr स्क्वायर, 15/8 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा, 5/2 mgr प्लस mgr/2 आएगा ना यहाँ पर, सॉरी mgr/2। तो ये वाला चीज 5/2 प्लस 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो यहां को इसको मैं डायरेक्टली 3 mgr लिख दूं, ठीक है। और यहां से m से m, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 5 जब 15 कर देते हैं, और ये आ जाएगा 16g/5, ये दोनों 16g/5 और r नीचे बराबर ओमेगा एक स्क्वायर रूट लेके आएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा आ गया। अब हम लोग लगाएंगे इसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो कितनी होगी, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड निकालनी है ना, मैं लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंटू इस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में ये r प्लस r/4 था, तो ये अभी भी r प्लस r/4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पहले भी r प्लस r/4 था ना, यहां से ये r था और ये r/4, तो ये पहले भी 5r/4 था, तो नीचे भी 5r/4 ही होगा, ठीक है। वो हमें समझ में आता है क्यों, ओमेगा इंटू 5r/4। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू है 16g/4
16g/5r इंटू 5r/4। इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर घुसाना चाहें, ये स्क्वायर रूट इतना है, स्क्वायर रूट के अंदर लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। तो एक 5r से इसको ऐसा लिखते हैं 5r/4 इंटू 5r/4 इंटू 5r/4 ऐसा लिख लेते हैं। ये 4 से 16 गया, 5r से 5r चला गया, है ना। ऊपर कितना बचा, √5gr। तो ये हमारे पास में फाइनल जो इसकी स्पीड होगी, लीनियर स्पीड, वो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन था, होप तुम्हें अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जेईई 1999 का ये 10 नंबर के लिए बहुत ही शानदार सवाल है। मैं बता दूं, अगर तुमने ये क्वेश्चन ईमानदारी के साथ अगर कर लिया ना, तो रोलिंग मोशन का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। अ मैन पुशेस अ सिलेंडर ऑफ मास m1 विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास m2। तो यहां पर दो चीजें, एक हमारे पास में देख सकते हो एक सिलेंडर है और ये हमारे पास में एक प्लैंक है ऊपर में, और सिलेंडर को प्लैंक की सहायता से वो आगे की तरफ ढकेल रहा है ना। ऐसा समझ लो एक फुटबॉल है और फुटबॉल को तुम एक डंडे के सहारे से आगे की तरफ इस तरह से ढकेल रहे हो, ठीक है। फ्रिक्शन होगा। देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट। ये बहुत बढ़िया बात बोली इसने कि यहां पर कॉन्टैक्ट कौन कौन सा, एक तो यहां पर कॉन्टैक्ट है, यहां पर कॉन्टैक्ट है, यहां पर कॉन्टैक्ट में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इसके अलावा बोला गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इज F। तो यहां पर इस प्लैंक में एक फोर्स लगा रहा है, ये जो प्लैंक है इस पे यहां पर देखो एक फोर्स लगा रहा है F। स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब देखो यहां पर देखो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड का एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0 है। मतलब ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोज P पॉइंट बोल दूं, तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना पड़ेगा, पहली बात। और मैं इसको अगर Q पॉइंट बोल दूं, तो Q पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा। तो प्लैंक का एक्सेलरेशन सपोज कुछ है A2, यहां पर A2 है ना। तो Q पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी A2 के बराबर होगा, तभी वहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो पूरे मस्ट है। इस पॉइंट P पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन है कुछ भी, तो एक्सेलरेशन कुछ होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा P पॉइंट का, क्योंकि ग्राउंड का एक्सेलरेशन के कांटेक्ट में ना। तो दो चीज यहां पर है, अगर ये चीज समझ लिया तो हो गया काम खत्म, ठीक है। इतना ही में काम खत्म नहीं होगा, मैं तुमको अब बताता हूं बाकी आगे का हम लोग इस पे एनालिसिस किस तरह से करेंगे। अभी इसमें फ्रिक्शन रिएक्शन लग रहा होगा, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता। तो एक तरीका तो ये होगा कि अंधेरे में तुम गोली मारो और लग जाएगा वो। फ्रिक्शन का अगर तुम रैंडम डायरेक्शन मानोगे तो भी अंधेरे में गोली मार के तुम्हारा काम चल जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर तुम समझना चाहते हो तो मैं तुमको बता देता हूं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी हमने इस प्लैंक को ढकेलना स्टार्ट किया, ये प्लैंक को हमने फोर्स लगा के ढकेलना स्टार्ट किया, तो अब टेंडेंसी कहां होगी रिलेटिव मोशन की, फ्रिक्शन कहां पे लगने वाला है, मोशन जहां रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी कहां पे बन रही है, इस पॉइंट पे टेंडेंसी बन रही है। ये प्लैंक बोलेगा कि मैं आगे जा रहा हूं भैया, तो बोलेगा फ्रिक्शन बोलेगा तू आगे आगे कहां जा रहा है भैया, मैं इसको भी साथ में ले चलना है, ये सिलेंडर को भी साथ में ले चल। तो सिलेंडर को साथ में लेके चलने के लिए सिलेंडर पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहां पर, है ना। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज किया यहां पर, तो इस पे फ्रिक्शन यहां पर लग गया और इस पे प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लग गया पीछे की तरफ, है ना। उसी तरह से अब अगर सिलेंडर में ऊपर की तरफ इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लग गया, अब तो नीचे वाले कांटेक्ट पे क्या फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, इसका एनालिसिस करो, है ना। इस सिलेंडर का एनालिसिस करते हैं। इस सिलेंडर का मास m1 है, स्मॉल m1 है, और इस फोर्स की वजह से ये सिलेंडर कुछ घूमेगा ये, है ना। इसका कुछ क्योंकि टॉर्क आएगा, आर रेडियस का है, तो इस पर जो अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा, आई इंटू अल्फा बराबर टॉर्क एफ इंटू आर। अगर सिर्फ यही फ्रिक्शन फोर्स होता तो मैं पहले ये देख रहा हूं कि इसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे में किस तरफ स्लिप हो रहा है, उसके हिसाब से मैं फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा ना नीचे। तो ये इस फोर्स की वजह से मैं देख रहा हूं कि कैसे घूम रहा है, अल्फा आया, इस फोर्स की वजह से सपोज अल्फा आ रहा है ना, कुछ अल्फा आएगा, तो अल्फा आ गया, तो ये कितना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एफ आर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका m1 है, मास m1 है ना, हाँ, m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये अल्फा आ जाएगा इसका, है ना। अल्फा कितना आ गया, r से
एक r उड़ गया, ऊपर बचा 2f, इतना आ गया 2f। और एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन आएगा इसका इस क्या सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स आगे की तरफ फोर्स f लग रहा है और नीचे मास m1 है, तो इतना एक्सेलरेशन आया और इतना अल्फा आया। अब लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग एनालिसिस करने जाएं तो घूमने की वजह से इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक आएगा अल्फा आर, है ना, और ये जो एक्सेलरेशन है ये a इक्वल्स टू नेट फोर्स बाई m, ये किसका एक्सेलरेशन आएगा, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा ये a। तो यहां पर क्या होगा, a बराबर r अल्फा अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसमें कोई सा भी बड़ा हुआ तो स्लिपिंग होगी, कोई सा भी बड़ा छोटा हुआ तो स्लिपिंग होगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो तो उसकी वैल्यू तो f बाई m1 है, लेकिन r अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो r अल्फा की वैल्यू देखो यहां पर कितनी आ जाएगी, इसमें r मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 2f बाई m1, है ना। आगे की तरफ लग रहा है इस पे एक्सेलरेशन टेंडेंसी f बाई m1 की, और पीछे की तरफ 2f बाई m1, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये वाला ज्यादा हो गया, है ना। मतलब इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा आगे। ये ऐसा होने नहीं देगा, फ्रिक्शन ऐसा नहीं होने देगा, उसको स्लिपिंग नहीं होने देना है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो इस पे वो सिलेंडर पे एफ डैश आगे लगा देगा, है ना, इस स्लिपिंग को रोकने के लिए आगे की तरफ लगेगा। तो अब जो हमारे पास में जो आ गया, हमने प्रॉपर एनालिसिस से निकाल दिया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम कुछ भी डायरेक्शन मान लो, फ्रिक्शन की वैल्यू एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब कोई इतना भी तो महामूड नहीं हुआ ना कि ऐसा तो नहीं मानेगा कि ये फ्रिक्शन भी ऐसा लग रहा है और नीचे कॉन्टेक्ट पे भी फ्रिक्शन एफ डैश लग रहा है। मतलब एक ऐसा हो रहा है कि तुम एक बॉल को इस तरह से प्लैंक की मदद से कोई आगे की तरफ तुम ठेलना चाह रहे हो, और ये ब्लॉक पीछे, ये जो सिलेंडर वो या फिर बॉल जो है वो पीछे की तरफ आने लग गया। कोई इतना भी महामूड तो नहीं होगा ना। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इस तरह से एक थोड़े से भी एनालिसिस से तुमको फ्रिक्शन की डायरेक्शन, बट मैंने थोड़ा सा तुमको एनालिसिस बता दिया कि किस तरह से तुम किसी भी तरह के अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो तुम फटाफट बता सकते हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो हम लोग इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना पता चल गया, इस सिलेंडर पे एक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, और यहां पर नीचे में भी इसमें एफ डैश बोल देते हैं इसको, एफ डैश आगे की तरफ लग रहा है ना। और ऊपर प्लैंक में एक इधर फोर्स लग रहा है, और पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा एक्शन रिएक्शन से वही पीछे की तरफ लगेगा। तो प्लैंक जो है उस पे फोर्स आगे की तरफ और एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, है ना। और ये अपना सिलेंडर भी बना देता हूं, सिलेंडर है, इस पे एक फोर्स आगे की तरफ और ये फोर्स भी एफ डैश भी आगे की तरफ, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उसको A1 बोल देते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A1 बोल देते हैं। तो A1 हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, F प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है, M1 मास का है, दैट इज M1 ही दिया हुआ है ना, ठीक है, M1। तो A1 तो इतना हम निकाल देंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरह से A2 भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पर इसको मैं अगर A2 बोल देता हूं, इस पॉइंट के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं अगर A2 बोल देता हूं, है ना, तो इस पॉइंट पे जो इसका पॉइंट होगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, जो सिलेंडर का ये पॉइंट होगा, और जो पॉइंट इस खैर ये जो प्लैंक है उसका तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 ही होगा ना, वो ट्रांसलेशन मोशन इस तरह से कर रहा है तो सिलेंडर का तो A2 ही होगा। तो सिलेंडर का जो एक्सेलरेशन है A2, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, प्लैंक का जो एक्सेलरेशन A2 और सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है A2, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना, क्योंकि और एक एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, वो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। हमें सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्लिपिंग को रोकने के लिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग बस कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा A2। तो दोनों का यहां पर मैंने दोनों का A2 माना है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पेन ले लेते दूसरा। A2 की वैल्यू सिंपल देखो, एक तो इससे अगर एनालिसिस करें प्लैंक वाले से, तो प्लैंक में नेट फोर्स लग रहा है F माइनस एफ और उसका मास है M2, तो A2 तो एक ही आ गया, है ना। और एक अल्फा की मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, अल्फा की मदद से। तो यहां पर F और F डैश की वजह से टॉर्क आएगा एक, है ना, तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा हम लोग लिखेंगे। तो F की वजह से एक FR टॉर्क आएगा, और नीचे वाले की वजह से उल्टे सेंस में एक टॉर्क आएगा, दैट इज इक्वल टू
आई एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यहां से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे आर अल्फा से ही मतलब है, आर अल्फा ही मेरे काम का है ना। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से देखो इसको, ये तो टॉर्क इक्वेशन समझ में आया होगा ना। एफ आर और एफ डैश आर का जो टॉर्क का जो सेंस है वो ऑपोजिट है ना। एक इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऊपर वाला एफ, और एफ डैश वाला जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। तो यहां से एक आर से एक आर कट गया है ना, और हमें आर अल्फा ही चाहिए। तो आर अल्फा की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ माइनस एफ डैश डिवाइडेड बाई m1, ये आ गया मेरे पास में आर अल्फा। आर अल्फा आ गया मेरे पास में, a2 आ गया अब, और a1 आ गया। बस इसी को मैं इधर उधर करके सारे इक्वेशंस निकाल दूंगा, सारे चीज निकाल दूंगा। a1 a2 पूछा गया है, और f1 और f डैश पूछा गया, जो फ्रिक्शन फोर्स है और एक्सेलरेशन पूछे गए। ठीक है, बस तब कंडीशन लगानी है, कंडीशंस। तो कंडीशन में सबसे पहले तो क्या, जो लोवेस्ट पॉइंट है सिलेंडर का उसका एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। एक एक्सेलरेशन तो होगा अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, वो मैं नहीं मान रहा हूं, है ना, वो कंसीडर नहीं करना है हमें सिर्फ टेंजेंशियल, क्योंकि वही स्लिपिंग के लिए वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्लिपिंग उसी की वजह से हो रही है, टेंजेंशियल की वजह से। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा a1, अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन a1 है तो एक एक्सेलरेशन a1 और पीछे की तरफ r अल्फा, मतलब a1 और r अल्फा को बराबर होना पड़ेगा, स्लिपिंग अगर नहीं होनी है लोअर मोस्ट पोजीशन पे तो a1 बराबर r अल्फा होना पड़ेगा। तो a1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है f प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई m1, और r अल्फा की वैल्यू देखो यहां से निकाल रखे 2 इंटू एफ माइनस एफ डैश डिवाइडेड बाई m1 से m1 चला गया, और यहां से f की वैल्यू ये 2f माइनस एफ हो जाएगा, और ये 3f डैश हो जाएगा, f इक्वल्स टू 3f डैश हो गया। तो एक अच्छा सा रिलेशन निकल गया। तो एक तो कंडीशन हमने ये निकाल दिया। दूसरा कंडीशन और एक स्लिपिंग का, नो स्लिपिंग का कंडीशन हम लोग लगाएंगे a2 पे। अब मैं डायरेक्टली यहां से देख के बता सकता हूं a2 की जो एक्सेलरेशन होगी वो 2 टाइम्स ऑफ a1 होगी, है ना। a2 की एक्सेलरेशन 2 टाइम्स ऑफ a1 है। अब सोचो क्यों, देखो a1 बराबर r अल्फा है, और अगर मैं लोअर मोस्ट पोजीशन से अगर देखूं, चाहे छोड़ो यार, तुम लोगों को वो फील नहीं आएगा, डायरेक्टली ऐसा देखो, ये घूमने की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, r अल्फा। घूमने की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, r अल्फा, प्लस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इसमें जोड़ दो, a1 प्लस r अल्फा इज a2 बराबर कितना हो जाएगा, घूमने की वजह से r अल्फा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उसमें ऐड कर दिया a1। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर अगर लोअर मोस्ट पॉइंट से अगर देखना चाहो, पॉइंट नंबर इसको p बोल दो, तो p पॉइंट से देखना चाहो तो वो तुम इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मानते हुए उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, खैर छोड़ दो, इंस्टेंटेनियस सेंटर मानते हुए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2r, और अल्फा से रोटेट करें 2r इंटू अल्फा, 2r अल्फा हो जाएगा, है ना। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, p पॉइंट के अबाउट r अल्फा, सीधा सीधा यहां से निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा दिखना चाहिए कि a2 इज 2 टाइम्स ऑफ a1, नहीं दिख रहा है तो यहां से भी दिख जाएगा, देखो a2 बराबर r अल्फा प्लस a1, और r अल्फा बराबर कितना है a1, तो a2 बराबर 2a1 हो जाएगा। देखो a2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1, ठीक है, a2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1 हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a1 निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो f प्लस एफ डैश बाई m1 दिया हुआ है, निकाला हमने, और एक काम करते हैं f डैश जो है ना उसको f बाई 3 लिख लेते हैं। तो f प्लस एफ बाई 3 डिवाइडेड बाई m1, तो a1 मेरे पास में आ गया 4f बाई 3m1, ये मेरे पास में a1 आ गया। तो यहां से मैं f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ m1 a1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया f की वैल्यू, ये f की वैल्यू हम लोग निकाले। अब ये f की वैल्यू क्या करेंगे, आप a2 बराबर 2a1 वाला कंडीशन लगाएंगे। तो a2 बराबर 2a1 में a2 हमने लिखा, a2 को हमने लिखा f माइनस एफ बाई m2 बराबर 2a1, और ये जो f की वैल्यू आ गई ना, ये उठा के हम लोग यहां पे डाल देंगे, इस f की जगह डाल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहां से रब कर लेता हूं, f बराबर 3m1 a1 बाई 4 लिख लेते हैं ना, f बराबर 3m1 a1 बाई 4, ये पुट कर देते हैं यहां पे, ये किस कंडीशन पे, तो f माइनस 3m1 a1 बाई 4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ m2 इंटू a1। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं f बराबर 3/4 आ गया ना, तो ये बन गया 3/4, 4 टू 8 आ गया, तो 3m1 a1 प्लस 8m2 a1,
और ये 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूं, 4f बराबर 3m1a1 प्लस 8m2a1 सॉरी, और यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी 4f डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 8m2। ये a1 की वैल्यू आ गई, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो इसकी एक्सेलरेशन a1 इतनी आ गई। a2 हमें पता है, अब हमने देख रखा है, a2 बराबर 2a1 दैट इज 8f डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 8m2। 2 गुना मल्टीप्लाई कर दिया तो a2 भी निकल गया। और f हमने निकाल रखा है स्मॉल f, देखो स्मॉल f की वैल्यू है 3/4 ऑफ m1a1, स्मॉल f बराबर 3/4 ऑफ m1a1। तो 3/4 ऑफ m1a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4f डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 8m2। सो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास में 3 ये कितना हो जाएगा 3f(m1) डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 8m2। ये हो जाएगा स्मॉल f, जो कि यहां पे लग रहा था, ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे निकल जाएगा, है ना। और f डैश जो कि यहां पर हमने मान रखा है f डैश हो जाएगा हमारे पास में दैट इज f/3, स्मॉल f/3, है ना। इसका बाई 3 हो जाएगा, इसका बाई 3 हो जाएगा। तो ये f निकल गया तो इसका बाई 3 कर देंगे तो f(m1) डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 8m2, ये f डैश की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से सारे जो वैल्यू है ना, दोनों एक्सेलरेशन हमने निकाल दिए और दोनों फ्रिक्शन के दोनों वैल्यू हमने निकाल दिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई 2001 में 10 नंबर के लिए, बढ़िया सवाल। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 हैवी मेटेलिक प्लेट्स आर जॉइंड टुगेदर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो 2 हैवी प्लेट्स हैं, यहां से हम लोग देख सकते हैं, एक प्लेट इधर है ना, और एक प्लेट इधर है, इस तरह का एक प्लेट, और दोनों की कैसे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अ लेमिनार शीट ऑफ मास 30 kg इज हिंज्ड एट द लाइन ए बी जॉइनिंग द 2 हैवी मेटेलिक प्लेट। तो यहां पर ये जो दोनों को लाइन जो ज्वाइन करा ना, ए बी, यहां पर ए है और बी है, इस लाइन से ज्वाइन करता हुआ यहां पर इसके थ्रू इसको एक लेमिनार शीट को इस तरह से रखा जाता है ना। कुछ वेल्ड कर दिया होगा, क्या किया है इसमें, इसको हिंज कर दिया गया है ना। ये जो लेमिनार शीट है इसको यहां पर इस जगह पे ए बी लाइन में यहां पर इस तरह से हिंज कर देते हैं। ठीक है, द हिंजेस आर फ्रिक्शनलेस है हिंजेस, ठीक है, कोई फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है उधर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिनार शीट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज 1.2 kg पर। इसको ऐसा समझो, एक इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, हमें नहीं पता यहां पर कहीं पे होगा। ठीक है, अब इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पैरेलल टू ए बी है ना, ये यहां से ये थ्रू ICM बोल देता हूं, ICM, आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हूं, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले हजारों लाइन हो सकते, इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं, लेकिन वन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन AB। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM उसके अबाउट दिया हुआ है, दैट इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें ICM दिया हुआ है ऐसा, अगर हम लोग IAB जो कि हमें अभी जरूरत पड़ने वाला है ना, I अबाउट AB हमें जरूरत पड़ेगा क्योंकि वो एक्सिस के अबाउट हम लोग सब कुछ एनालिसिस करेंगे। तो I अबाउट एक्सिस में क्या लिख सकता हूं, हम लोग लिखेंगे सपोज इन दोनों के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है, ये जो पैरेलल डिस्टेंस है ये RCM है ना, यहां से RCM डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये जो लाइन है यहां से RCM पे। तो I अबाउट AB में क्या लिख सकता हूं, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू RCM स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। I अबाउट AB में निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MRCM जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, तो I अबाउट AB अगर मैं लिखना चाहूं दैट इज ICM दैट इज 1.2 प्लस M इज 30 है ना, दैट इज 30 इंटू RCM स्क्वायर। तो एक चीज तो ये हमें निकल के आ गई, RCM हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ही शायद RCM निकालना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिनार शीट फ्रॉम AB दैट इज RCM, है ना, कितने दूरी पे ये RCM लोकेटेड है, तो पहले तो वही निकालना है। तो उसके टर्म्स में हमने एक वेरिएबल के टर्म्स में हमने
लिख दिया। आगे बोला जाता है टू रबर ऑब्स्टेकल्स P एंड Q आर फिक्स्ड ऑन ईच ऑफ द मेटेलिक प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द लाइन AB। तो यहां से देख सकते हैं 0.5 मीटर में, इसको मैं हटाता हूं, यहां से AB लाइन से 0.5 मीटर पे एक रबर का यहां पर स्टॉपर इस तरह से लगा हुआ है, और यहां पर भी 0.5 मीटर पे इस तरह से लगा हुआ है रबर का, है ना। दिस डिस्टेंस इज चूजन सो दैट द रिएक्शन ड्यू टू हिंजेस ऑन द लेमिनार शीट इज 0। अब इसको ऐसा चूज किया गया है, ये जो रबर का जो भी ऑब्स्टेकल बनाया गया है, सच दैट ये अगर जैसे ये लेमिनार शीट जाके इस रबर वाले को हिट करेगी, है ना, तो इस पे जो AB पे जो रिएक्शन है वो 0 आएगा, है ना। AB पे रिएक्शन कैसा आएगा, 0 आएगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा AB लाइन में, है ना। यहां पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा यहां पर लाइन AB में, ठीक है। ये चीज हम लोग वहां भी पढ़ते थे, जैसे तुम पॉइंट सेंटर ऑफ परकशन पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ परकशन या सेंटर ऑफ परकशन में, है ना। जब हम लोग बैटिंग करते हैं तो अगर एक पर्टिकुलर जगह पे बॉल आके लगती है, तो उससे जो बैट्समैन के जो हाथ रहता है ना, जो ग्रिप जहां पर रखता है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है एक पर्टिकुलर जगह पे अगर वो हिट कर जाए तो इसको पूरा रोटेशन में एक चैप्टर, मतलब रोटेशन में एक टॉपिक करके पढ़ा जाता है, सेंटर ऑफ परकशन या पॉइंट ऑफ परकशन। जैसे तुम्हारा लोग ये देखते होंगे घर के दरवाजों में भी जो स्टॉपर लगा रहता है ना, पीछे दरवाजे के पीछे, मतलब दरवाजा जब खोलते हो तो पीछे जब दीवार में अटकाते हो ना दरवाजे में, तो उसमें भी एक ऐसा जगह रहता है, मतलब वो 12/3 डिस्टेंस ऐसा करके बनाया जाता है एक्सिस से 12/3 डिस्टेंस पे, सच दैट उसका पॉइंट ऑफ सेंटर परकशन में वो रहे, ताकि जो दरवाजा है ना उसके जो एक्सिस है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो सेम इसी तरह की कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर भी स्टॉपर को ऐसा पोजीशन में रखा गया है सच दैट जब ये जाके लेमिनार शीट जाके उससे टकराएगी तो एक्सिस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, है ना, कोई भी इस तरह का रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, है ना। रिएक्शन ड्यू टू हिंजेस ऑन द लेमिनार शीट इज 0 जब वो इंपैक्ट करे, जब जाके इसे टकराएगा ना, तो ऐसा यहां पर कोई भी इंपल्स देखने को नहीं मिलेगा, है ना, इसकी वजह से, जो टकराने की वजह से। Initially, the laminar sheet hits one of the obstacle with angular velocity 1 radian per second and turns back. ठीक है। If the impulse on the sheet due to each obstacle is, impulse की वैल्यू दी हुई है, स्टॉपर जो यहां पर स्टॉपर लगा हुआ है या फिर जो रबर का जो ये लगा हुआ है, ये इस पे इंपल्स लगा रहा है, एक इंपल्स लगा रहा है, इस पे लगा रहा है ना, एक्स से। अब इस पे स्टॉपर लेमिनार शीट पे इंपल्स लगा रहा है, उसकी वजह से जो हम लोग AB पे देखा, AB पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ये चीज बताया गया है, AB पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ये इंपल्स लगाएगा, ये स्टॉपर जो है यहां पर इसमें इंपल्स लगाएगा इस लेमिनार शीट पे, बट उसकी वजह से AB पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो अब एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। हमें पहले पूछा गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिनार शीट फ्रॉम AB, है ना। सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है वो पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ मास हमने यहां से देखा कि हमने मान के रखा है RCM डिस्टेंस पे, और उसके बेसिस पे हमने IAB भी निकाल दिया है, IAB RCM मानते हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज दिया हुआ है कि जो ये जो रबर लगा हुआ है ना, ये इस पे एक इंपल्स लगाता है J, दैट इज, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इंपल्स लगा रहा होगा रबर J, दैट इज J इज बेसिकली व्हाट, FDT, है ना, इंटीग्रल FDT फ्रॉम जो भी इंपैक्ट टाइम में 0 से डेल्टा T टाइम का इंपैक्ट हुआ उसमें इंपल्स लगाया, और वो कितना दिया मेरे पास में 6 न्यूटन सेकंड दिया हुआ शायद, है ना, 6 न्यूटन सेकंड, इतना इंपल्स लगा रहा है। अब इसका हम लोग यूज लेंगे, है ना, जब ये इस पर टकराता है तो इतना इंपल्स लगता है, तो इंपल्स क्या करेगा, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम करेगा। अब इस शीट को देखो, इस लेमिनार शीट को देखो, जब ये इंपैक्ट कर रहा होगा इस रबर के साथ, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। जब ये इसके साथ इंपैक्ट कर रहा होगा ना, जब इसके साथ इंपैक्ट आएगा उस समय सिर्फ एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो रबर की वजह से। जब इंपैक्ट हुआ उस समय एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज ये रबर वाले की वजह से। ये यहां पर लाइन जो AB है यहां पर लिखा हुआ है, उसका कोई भी जब इंपैक्ट के टाइम पे उस पर कोई भी ये लिखा हुआ ना, रिएक्शन ड्यू टू हिंजेस ऑन द लेमिनार शीट इज 0 ड्यूरिंग द इंपैक्ट। तो लाइन AB कोई भी इंपैक्ट इसको नहीं देने वाला है, ठीक है। तो एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है ये रबर की वजह से,
जब ये इसके साथ इंपैक्ट करता है, ये जाके रबर के साथ जब टकराता है, ये लेमिनार शीट दीवार में जाके टकराता है, या फिर जो भी है मेटेलिक जो भी है इसके साथ में टकराता है, तो वही इसका मोमेंटम चेंज करेगा उस टाइम पे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जे बराबर चेंज इन मोमेंटम, जो भी इंपल्स आया दैट विल ब्रिंग सम चेंज इन मोमेंटम इन दिस लेमिनार शीट। तो ये इसकी जब टकराने से पहले इसकी ओमेगा ओमेगा थी, है ना, ऐसा समझो, टकराने से जस्ट पहले इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ v इनिशियल थी, और ये जब रबर के साथ टकराएगा, टकराने के बाद इसके पास फाइनल वेलोसिटी v फाइनल आएगा। तो जो 6 न्यूटन सेकंड का जो इंपल्स आया दैट इज बेसिकली मास इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे, है ना। और ये जो v है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये जो vi और vf में लिख रहा हूं, vi एंड vf, ये सेंटर ऑफ मास की लिखेंगे हम लोग, है ना। मोमेंटम याद करो, मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम, इंपल्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, वो किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का। भूल मत जाना फिर किस पॉइंट की वेलोसिटी लिख रहे हो, फिर लॉस्ट हो जाओगे बिल्कुल कि कहां की वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं, vi एंड vf, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vi एंड vf, ठीक है, ओके। सो हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो हम लोगों ने 6 को अगर पॉजिटिव माना है ना, तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस टकराने के बाद इस पे जो इंपल्स लगा वो ये इसकी वजह, रबर की वजह से, वो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने माना है जे, तो इधर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव कुछ होगी, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव vf ऐसे, ठीक है। तो 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां से मैं लिखता हूं 6 दैट इज इक्वल टू मास 30 दिया हुआ है, v फाइनल को मैं ओमेगा इंटू आर लिखूंगा, ओमेगा सॉरी हाँ, v फाइनल मतलब टकराने के बाद इसकी ओमेगा हो जाती है, और वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं, है ना। टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में, इसकी ओमेगा इस डायरेक्शन में होती है, इसको हम लोग पॉजिटिव, और इनिशियल जो इसकी ओमेगा है वो 1 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में इसकी ओमेगा, इनिशियल ओमेगा इस लेमिनार शीट की ऐसी है, नेगेटिव है ना। और फाइनल जब घूम रहा होगा, घूमने के बाद फाइनल इस तरह से ओमेगा होगी, तो इस ओमेगा इंटू आर जो v फाइनल होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम v फाइनल को पॉजिटिव इधर मान रहे हैं। तो ओमेगा इंटू आर, आर कौन सा होगा यहां पर, सेंटर ऑफ मास की क्योंकि वेलोसिटी ले रहे हैं, तो आर कितना दूरी है इस एक्सिस से, आर कितना दूरी है, आर है rcm दूरी पे, माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना, और वो उल्टे डायरेक्शन में क्योंकि इधर घूम रहा है ना, और v इनिशियल नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास में एक नेगेटिव टर्म आएगा, नेगेटिव ओमेगा कितना था 1 इंटू आर, आर कितना है सेंटर ऑफ मास की दूरी rcm, ये आएगा। तो ये 6 5 जो 30 आ जाएगा यहां पर, और 1/5 इक्वल्स टू, और ये कितना आ जाएगा rcm मैं कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1, rcm इंटू ओमेगा प्लस 1। तो ये एक मेरे पास में ये रिलेशन आ गया, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए। तो हमारे पास में रिलेशन आया 1/5 इक्वल्स टू rcm इंटू ओमेगा प्लस 1, तो एक बढ़िया सा रिलेशन आ गया। ये हमने निकाला इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब AB के अबाउट हम लोग एंगुलर इंपल्स भी देख लेते हैं, एंगुलर इंपल्स भी देख लेते हैं। एंगुलर इंपल्स कितना होगा, इसको हटा देते हैं, AB के अबाउट हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो एंगुलर इंपल्स कितना होगा, एंगुलर इंपल्स होगा इंपल्स तो 6 लगा है इसके ऊपर, 6 न्यूटन सेकेंड का, और उसकी दूरी कितने दूरी पे इंपल्स लगा है, ये जब टकराएगा उस समय ये 0.5 मीटर पे, लेमिनार शीट की 0.5 मीटर पे दूरी पे ये इंपल्स लग रहा है, तो 6 इंटू 0.5 इस पे एंगुलर इंपल्स लगा, बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो I अबाउट AB इंटू ओमेगा फाइनल माइनस I अबाउट AB इंटू ओमेगा इनिशियल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेंज इन एंगुलर इंपल्स लिखा मैंने, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, I अबाउट AB को कॉमन निकाल दिया, ये हो गया एंगुलर इंपल्स का चेंज, है ना। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू I अबाउट AB हमने ऑलरेडी RCM के टर्म्स में निकाल रखा है, 1.2 प्लस 30 RCM स्क्वायर, 1.2 प्लस 30 RCM स्क्वायर, ये निकल गया है। और ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल को हमने ओमेगा देखो ले रखा है, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल का डायरेक्शन उल्टा है,
है ना। ओमेगा इनिशियल इस डायरेक्शन में थी, ओमेगा फाइनल उल्टे डायरेक्शन में है। तो ओमेगा इनिशियल को हमने उल्टे डायरेक्शन को, उसको ओमेगा इनिशियल को नेगेटिव मान रखा है पहले से ही, क्योंकि इधर वाला जो इंपल्स है उसको हमने पॉजिटिव माना था। तो माइनस ऑफ -1, तो दिस इज बेसिकली ओमेगा +1, है ना, ओमेगा +1। अब ओमेगा +1 ऑलरेडी हमें आरसीएम के टर्म्स में पता है, देखो 1/5 आरसीएम, है ना। तो 3 = 1.2 + 30 RCM स्क्वायर इंटू 1/5 टाइम्स ऑफ RCM। इसको इधर ले जाते हैं ना, 15 RCM इधर बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 15 RCM। तो यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, 30 RCM स्क्वायर माइनस 15 RCM प्लस 1.2 = 0। तो एक हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, सॉल्व कर लेना। आरसीएम की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 0.1 और एक 0.4। ओके, सो अब इसमें से एक्सेप्टेबल कौन है, रिजेक्ट कौन सा करना है, ये चीज देखो। यहां पर अगर इस दोनों वैल्यू को अगर हम लोग कंपेयर करें, है ना, चलो यहां से हम लोग थोड़ा आगे ले लेते हैं, तो ये काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं। तो यहां पर से ओमेगा, अगर मेरे पास में आरसीएम अगर 0.1 होगा, आरसीएम अगर 0.1 होता है तो ये कितना आ जाएगा, आरसीएम अगर 0.1 होता है तो इस इक्वेशन से देखो मैं ओमेगा निकालता हूं, 1/0.5, है ना, 0.1 इससे 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 0.5 बन गया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा +1। 1/0.5 इज 2, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 1। तो इफ R इक्वल्स टू RCM इक्वल्स टू 0.1, तो ओमेगा इक्वल्स टू दिस। तो एक तो ये रिलेशन आ रहा है। दूसरा, इफ RCM इक्वल्स टू 0.1 मैं बोल रहा हूं, इफ RCM इक्वल्स टू 0.4 हो जाता है, तो ये बन जाएगा, देखो R 0.4 इंटू 5 सॉरी, दैट इज 0.5 इंटू 0.4, दैट इज 0.2 नहीं आएगा ना, 5 इंटू 2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा +1। तो ये आ जाएगा 0.5, ओमेगा इक्वल्स टू -0.5 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा नेगेटिव हो गया, मतलब समझ रहे हो, ओमेगा नेगेटिव मतलब टकराने के बाद ये इधर ही चला जा रहा है, दीवार को चीरता हुआ, ये जो मेटेलिक प्लेट है उसको चीरता हुआ आगे निकल जा रहा है। ओमेगा अगर 0.5 है, -0.5 है, क्योंकि उस डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव माना है, इनिशियल वाला डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में आगे तोड़ता, ये मेटल को तोड़ता हुआ आगे निकल गया, ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दैट इज R का 0.1 एक्सेप्टेबल है और ओमेगा की वैल्यू 1 यहां पर से एक्सेप्टेबल है। तो RCM मेरा कितना आ जाएगा, RCM इज इक्वल टू 0.1 और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, इसके बेसिस पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन/सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 0.1 मीटर लिख देता हूं इसको, 0.1 मीटर, और ओमेगा की वैल्यू निकल गई। तो ए पार्ट में पूछा गया था लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकाल दिया, एंगुलर वेलोसिटी निकाल दिया। हाउ मेनी इंपैक्ट्स डज द लेमिनार शीट कम्स टू इट, कितने इंपैक्ट के बाद आता है। तो देखो इंपैक्ट से पहले इस लेमिनार शीट की जो ओमेगा थी वो कितनी थी, इंपैक्ट से पहले 1 रेडियन/सेकेंड इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, और इस रबर के साथ इंपैक्ट करने के बाद इसकी कितनी हो गई, 1 रेडियन/सेकेंड उल्टे डायरेक्शन में। फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर इस रबर के साथ भी सेम वही कहानी होगी, इंपैक्ट से पहले 1, इंपैक्ट के बाद 1 रेडियन/सेकेंड उल्टे डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये इंपैक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और इसकी जो ओमेगा की जो मैग्नीट्यूड है ऑफ ओमेगा वो 1 रेडियन/सेकेंड ही रहेगी। हाँ, डायरेक्शन जितनी इंपैक्ट होगी उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, एक बार फिर से सीधी होगी, फिर से उल्टी होगी, फिर से सीधी होगी, लेकिन ये जिंदगी भर करता रहेगा। तो आइडियली इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इनफाइनाइट टाइम्स, हाउ मेनी इंपैक्ट्स, इनफाइनाइट इंपैक्ट्स लेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, इनफाइनाइट इंपैक्ट्स आएंगे। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, और होप तुम्हें ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।